नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है जो धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरीके की याचिकाएं दाखिल होती हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं, फैसले आते हैं और उन फैसलों को लेकर तमाम तरीके की बातें होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गलत दिया, ये इसको इस तरीके से नहीं देना चाहिए था, फैसले में ये चीज और होनी चाहिए थी। साथ ही ये भी चीज कही जाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को धर्म के मामलों में दखल देना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के पूर्व चेयरमैन श्री डी.पी. कौल जी। तो सर कौल, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। थैंक यू वेरी मच। कौल साहब, सबसे पहले मैं एक छोटा सा मुद्दा था, अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान को लेकर एक फैसला दिया कि अजान के लिए लाउड स्पीकर जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं, इसलिए अजान देते समय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और साथ साथ ये भी कहा कि इससे नॉइज पोल्यूशन का भी खतरा है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फैसला पहली बार नहीं आया है। ये फैसले जो हैं, ये सवाल जो है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट जो 25 और 26 टू मैनेज द अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ये सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, और कोई फंडामेंटल राइट पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में इन लिमिटेशंस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ टू प्रोपेगेट योर रिलीजन। अब सुप्रीम न तो हाई कोर्ट ने कभी कहा कि भाई अजान देना जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इनफैक्ट दे सेड इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ज़रूरी अंग है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। लेकिन लाउड स्पीकर पे ये अजान देना ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, चाहे हिंदू का है, सिख का है, क्रिश्चियन का है या मुस्लिम का है। आप अजान दे दीजिए। उन्होंने कहा कोविड-19 सिचुएशन में भी जब भी ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस आई हैं, इवन इन दीज गाइडलाइंस एक अजान देना ज़रूरी अंग है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, दे दीजिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए अगर आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बाकी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बाकी फंडामेंटल राइट्स है, आपका राइट जो है वो वहाँ पे एंड हो जाता है जहाँ बाकी लोगों के राइट शुरू हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यस, लेकिन a person has a right to noiseless life, और pollution जो noise pollution है, it is also prohibited by the law relating to environmental pollution। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप अजान ज़रूर दे दीजिए और स्टेट की ये ड्यूटी है कि इंश्योर करें इनका ये राइट जो है ये फुली एक्सरसाइज कर पाएँ। लेकिन आप कहेंगे कि भाई आपको लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत है, वो आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। वो चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, इफ़ इट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस, ये नहीं है। और बिल्कुल क्लियरली हाई कोर्ट ने ये कहा है। इनफैक्ट इससे पहले एक हाई कोर्ट का ही डिसीजन आया था, उससे पहले वो जनवरी में आया था। उससे पहले 2 केसेस आए थे, एक 2000 का था, एक 2005 का था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप मुझे अलाउ कर देंगे मैं ये पढ़ना चाहता हूँ आपको। जी जी जी, अंग्रेजी में है, जरा हिंदी में नहीं उसको
अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेजी में है, जरूर पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। The rights under Article 25 and 26 of the Constitution are subject to public order, morality, and health. No religion prescribes or preaches that prayers are required to be performed through voice amplifiers or to be performed through voice amplifiers or beating of drums. And if there is such practice, it should not adversely affect the rights of others, including that of not being disturbed. आप देखिए कैसे बैलेंस पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बहुत पहले कही है, ये आज की बात नहीं है। अब ये था कि कुवैत गाइडलाइंस में क्या स्टेट या एमएचए इनको प्रोहिबिट कर सकता था अजान देने से, कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते प्रोहिबिट, लेकिन आप उसको एम्पलीफायर या आप उसको लाउड स्पीकर पे कहना चाहें, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो इसलिए आप बाकी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी ख्याल में रखिए और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को भी ख्याल में रखिए, आप ये नहीं कर सकते। इतना ही कहा हाई कोर्ट ने, और इससे अलावा कुछ नहीं कहा। और जो हाई कोर्ट ने कहा वो पहले ही हाई कोर्ट ने कहा था एक और जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जजमेंट्स में ऑलरेडी इस पोजीशन को क्लियर करा था कि आर्टिकल 25 और 26 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड पोल्यूशन अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल। इसमें प्रोफेसर कौल, एक जो केवल हाईकोर्ट ने भी कुछ फैसले दिए थे इसी मुद्दे पे था कि अजान को लेके और अजान के लिए लाउड स्पीकर के, तो केवल हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस मोहल्ले में या जिस इलाके में 5-6 मस्जिदें हों, तो वहां पे रोटेशनल बेसिस पे किसी एक दिन किसी एक मस्जिद से, दूसरे दिन किसी दूसरी मस्जिद से, ये ना हो कि सारी मस्जिदें एक साथ अजान देने लगे, तो नॉइस पोल्यूशन का एक इशू बनता है। तो केवल हाईकोर्ट का फैसला आप देखेंगे जिसमें उसने कहा रोटेशनल बेसिस पे अजान दी जाए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखूंगा मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखूंगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, लेकिन आप इसको सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, subject to health, and environmental law deals with the health of the people. अच्छा प्रोफेसर पॉल, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई मसले रिलीजन से रिलेटेड, जिसमें जैसे एक अयोध्या का मसला था, जब उन्हें इस्माइल फारूकी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को लेकर फैसला दिया था। उसके बाद फिर अभी 2 साल पहले क्या कहते हैं ये सबरीमाला को लेकर एक फैसला दिया, जिससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच भी बैठी हुई अपने फैसले को रिव्यू करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो इस्माइल फारूकी वाला फैसला था उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो अयोध्या का जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाला मामला था उसमें जब रिव्यू करने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट को उससे किनारा कर लिया कि नहीं, हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे, और सबरीमाला वाले मामले में वो रिव्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर मामले होते सुप्रीम कोर्ट का एक जैसा रुख आपको दिखता है? देखिए, लेजिस्लेचर एक मसले को टाल सकता है, गवर्नमेंट एक फैसले को डिले कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास मसला आता है, सुप्रीम कोर्ट को अपील आई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील आई उनके पास, ये है कि टाइमिंग ऑफ द डिसीजन, क्या इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस मसले में मैं जाना नहीं चाहता। क्या मैटर्स को एक्सपीडाइट करने चाहिए? मेरे हिसाब से तो लेबर मैटर्स को सबसे ज़्यादा एक्सपीडाइट करने चाहिए। वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ के केसेस को सबसे पहले अहमियत मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट को मेरिट्स पे उसको डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट को एक दिन तो डिसाइड करना ही है ना, ये इशू टाइटल का सवाल है। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करता है तो इसको हम थोड़ी, अब वो फैसला ठीक है नहीं है, इससे बेटर हो सकता था, नहीं हो सकता था। अब एक हमारी बेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज इनफेलेबल,
बिकॉज देयर इज नो अपील ओवर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को भी एक नई दिशा दी है कि हाँ, हम कभी कभी गलती कर सकते हैं, तो उन्होंने वो क्यूरेटिव पिटिशन का कंसेप्ट शुरू किया। लेकिन कितनी क्यूरेटिव पिटिशंस फाइल हुई, कितनी क्यूरेटिव पिटिशंस में रिजल्ट आ गया ठीक या नहीं आया, वो मैं डिसाइड नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास चॉइस होती है, लेजिस्लेचर के पास चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, इनके पास एक मैटर आ गया, उसको डिसाइड करना है, आज नहीं करेंगे कल करना है। तो मुझे लग रहा है अयोध्या का मसला एक दिन तो डिसाइड करना चाहिए था। अब मेरिट्स पे क्या डिसाइड हुआ, बट आई थिंक यू नो बाय एंड लार्ज इट शोज कि लोगों ने इसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, लोगों ने फैसले को माना, और एक इंस्टीट्यूशन की जो मर्यादा है उसको लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया, उसको अहमियत को बरकरार रखा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, मैं मानता हूं इस बात को। दूसरी बात आप जो आपने कही, अब बताइए मेरे को एक चीज ये है, 1950 से पहले जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, हमारे को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बिल ऑफ राइट आ गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल ऑफ राइट्स दे दिए और जेंडर इक्वालिटी का जस्टिस बोला, इन्होंने जेंडर जस्टिस की बात करी, सोशल जस्टिस की बात करी। और आप देखिए इसमें आप एक सवाल जो 9 जज बेंच में रिव्यू पिटिशन के दौरान जो उठाया गया, 5 जजेस की बेंच ने जो 7 जजेस के पास गया, अब 9 जजेस बेंच के पास जाएगा, ये एक सवाल ये भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। When 25 or 26 talks about public order morality, does it talk about constitutional morality? And if there is constitutional morality, all laws have to be tested. सब laws जो हैं, law includes even religious practices. अब देखिए सोसाइटी भी बदलती जा रही है, जो अपोजिशन आज कुछ प्रैक्टिसेस के खिलाफ थी वो आज नहीं है, जो शाहबानों के टाइम पे अप्रोर हुआ वो आज नहीं है, जो आज अप्रोर है वो 10 साल के बाद नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज टेकिंग प्लेस। और उन कंट्रीज में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी ट्रिपल तलाक बंद हो गया, लेजिस्लेशंस आ गई, और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी ये है कि अगर कोई पिटिशन इसके पास आती है, चैलेंज करती हैं ट्रिपल तलाक को एज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आप देखिए उसमें 5 जजेस थे, 5 डिफरेंट रिलीजन्स के जजेस थे, और ये नहीं है कि वहां यूनानिमिटी थी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी ओपिनियन थी, लेकिन 3 जजेस ने ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे मैटर को डिसाइड किया। वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, सम सेड it is arbitrary triple talaq, some said it is because it violates it discriminates the women, Muslim women. मेरा जो एक सवाल ये है, सिर्फ आपसे एक जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, टाइम आया है जब हर एक प्रैक्टिस को, हम नहीं ये कहते हैं, क्योंकि अब जब मैटर जो 7 सवाल उठाए इन्होंने रिव्यू पिटिशन में साबरीमाला में, उसमें ये भी कोशिश की गई कि एक सवाल ये है कि भाई आप ये बताइए कि व्हाट आर द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब आप डिफाइन करोगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, यू विल नॉट इंटरफेयर विद देम, एक यार्डस्टिक बन जाएगा ना हमारे लिए। दीज आर द एसेंशियल, जैसे सवाल जो है, जो सवाल जो को देखने जा रही है उसमें बहुत सारे इश्यूज जो कोर्ट देखेगी, वो ये भी देखेगी दाऊदी वो जो सेक्ट है उसमें जो वो जो म्यूटिलेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट।
आप इन चीजों को, और जो ये पारसी इंटर कास्ट मैरिज हो जाएगी या इंटर रिलीजन मैरिज हो जाएगी, क्या वो अंदर वो जो फायर टेम्पल है उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जी। एक शुरू हो गई है सोच कि सेक्युलरिज्म यस, सोशलिज्म यस, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए रिलीजन, एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या रिलीजन की हैं। अब मुझे आप माफ करेंगे अगर मैं कहता हूं कि मुझे आप एक जो मंदिर में पुजारी है, मस्जिद में जो अजान देता है, अब उसको जितनी समझे उतना वो बोलेगा रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन एक साइंटिफिक टेस्ट तो होना चाहिए ना कहीं पे, लॉजिकल टेस्ट तो होना चाहिए कहीं पे। वंस वी आर एबल टू, एक मंथन की बात होती है, हेलो, वो मंथन की, एक मंथन करने की जरूरत है। जो अच्छी सोच समझ वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, और वहां सबको सुना जाएगा। ये तो नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस इश्यूज को, 7 इश्यूज को एग्जामिन करती है और कुछ अच्छा ही बाहर आ जाएगा, कोई बुरी चीजें बाहर नहीं आएंगी। अब देखिए, आपने ट्रिपल तलाक को डील करा और आराम से डील करा और एक्सेप्टेबल हो गया वो। आपने बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को डिसाइड किया, पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट वर्डिक्ट। वी मस्ट हैव फेथ इन दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन में हमें फेथ होनी चाहिए, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमें फेथ जरूरी रखनी है, और जहां तक उनको जाना चाहिए वहीं तक जाना चाहिए। बट देखना है हमें जो प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के साथ जा नहीं रही हैं, उन प्रैक्टिसेस को कहीं पे हमें तो रोकना है ना। और वो मेरा मानना है कि कोर्ट को एक मंथन तो जरूर करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, तीनों साइडों के पक्ष हैं, उनको सुनो, पब्लिक हियरिंग टाइप कर लो। ये मेरा मानना ये है, हम उनको, सुप्रीम कोर्ट को न तो काजी बना रहे हैं, न तो मुल्ला बना रहे हैं, न तो ब्राह्मण बना रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बेसिस पे आप हमें बताओ क्या क्या चीजें जो हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ अ रिलीजन हैं, और जो एसेंशियल्स ऑफ अ रिलीजन नहीं है उनको हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लोगों को उनसे मुक्त मिलना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि जो सबरीमाला का 9 जज का जब भी फैसला आएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड करेगा, जो एसेंशियल ऑफ रिलीजन की बात है, तो जो अभी जो एक ये आरोप लगता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन का कीपर तो है, लेकिन साथ साथ वो कहीं ना कहीं क्लर्जी भी बनता जा रहा है, तो शायद वो आरोप लगना बंद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। या सुप्रीम कोर्ट की कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम उससे ये आरोप न लगे कि वो क्लर्जी का काम कर रहा है। जो क्लर्जी का काम है वो क्लर्जी का है, जो पंडित, जो जानकार है धर्म के, वो काम करे। सुप्रीम कोर्ट पब्लिक मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसी आपने बात कही, उसके लिमिट में रहते हुए का अपने मामलों। मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक तो पहले अपना वो जो है लक्ष्मण रेखा में कहां पे और कहां तक वो जा सकते हैं, और जो हमारे डिसबिलीव्स, जो बिलीव्स और डिसबिलीव्स हैं, उसका मंथन होना चाहिए। जैसे एक टाइम होता था सोसाइटी में, हम बिलीव करते थे कि भाई वो गोस्ट होते हैं, और एक केस था उड़ीसा हाई कोर्ट का, उसमें डिफेंस भी लिया गया था और कोर्ट ने दिया भी। लेकिन आज के ज़माने में आप गोस्ट की बात कर सकते हो? अब तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो है, यू मस्ट डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से हमें एग्जामिन तो करनी चाहिए ना। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वो तो यही कर रहा है, वो तो मंथन, साइंटिफिक टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहा है, और ट्राइंग टू ब्रिंग
इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ये तो कोई रिलीजन नहीं कहता कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। जी जी रिलीजन ये तो नहीं कहता हेट्रेड होनी चाहिए, कोई रिलीजन नहीं कहता है। जी। सो अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये बता सकता है सबको सुनने के बाद, भाई दीज आर द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस इट, कोर्ट्स विल नॉट इंटरफेयर एंड गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर, लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर। लेकिन जो ये इसके साथ अपने अटैच किए हुए हैं, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा गाड़ियां जो लगा दी हैं, उनको तो निकाल दो, वो तो आपके एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है, उससे सोसाइटी का कोई भला नहीं हुआ है। तो वो चीजें जो सोसाइटी के डेवलपमेंट करने से और अच्छे राइट्स लोगों को देने में, उनको हमें एक टाइम तो गुड बाय कहना ही पड़ेगा। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा सबके लिए है? नहीं, सबके लिए है, ये तो वो तो है ही। वी हैव accepted in Ram Javaya's case that there is a separation of powers, but there are areas where courts have a duty also to legislate, but not as a primary function, ancillary function of the judiciary. जी। आपने कोई भी जजमेंट उठा लीजिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, आप विशाखा देखिए, आप डी.के. बासु देख लीजिए, कोई भी जजमेंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा है कभी भी ये लॉ है। अब वो कहते हैं ये हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये डायरेक्शंस तब तक चलेंगी जब तक पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। दैट इज वेयर वी से एंसिलरी पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ मेकिंग, इट इज नॉट द प्रिडोमिनेंट फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कोई प्रिडोमिनेंट फंक्शन नहीं है कि वो बस जुडिशियल डिसीजन के थ्रू लॉ बनाए, दे इंटरप्रेट द लॉ। जी। तो प्रोफेसर कौल, द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।